फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूजफुल फीचर्स है किसमें मेडिसिन में, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्टार्टिंग में कुछ डाटा गिवन है कि आपके स्टार्टिंग में दिया है कि अभी तक टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स वर्ल्ड में अप्रूव्ड हो चुके हैं। कितना भाई? 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स वर्ल्ड में अभी तक अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग में कुछ डाटा है कि अभी तक टोटल देखो कि 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड में अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स अभी तक क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड में अप्रूव्ड हो चुके हैं। बात क्लियर है आपको? तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड में अप्रूव्ड हो चुके हैं। कहाँ अप्रूव्ड है? ये वर्ल्ड में अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, और आप हमारे इंडिया में अभी तक 12, ठीक है, 12 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स मार्केट में आ चुके हैं, मार्केटेड हो चुके हैं। क्लियर है आपको? तो इंडिया में कितने हुए हैं, बात करें इंडिया में, तो इंडिया में खाली 12 क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स क्या हो चुके हैं, इंडिया में मार्केटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया में 12 क्या हो चुके हैं, मार्केटेड हो चुके हैं। बात क्लियर है आपको? तो इंडिया में 12 क्या हो चुके हैं, मार्केटेड है। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके एनसीईआरटी के गिवन था। ठीक है, तो अभी तक मतलब इंडिया में टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। और बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ओनली मतलब 12 थेरापेटिक्स अप्रूव्ड है, मतलब मार्केट में आ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का मेन टॉपिक इस लेक्चर का। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो हम लोग टॉपिक क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आखिर में ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है, डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर में, तो इसको ध्यान से सुनते रहो आप। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूरे लेक्चर में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर में सबसे पहले आपको समझना है कि इंसुलिन मतलब आखिर में जो समझो बात को, जो डायबिटीज पेशेंट लोग होते हैं, ठीक है, जिसको ऐसे पेशेंट जिसको डायबिटीज हुआ है। डायबिटीज क्या है? आपके ब्लड में शुगर लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, आपके ब्लड में जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उस पेशेंट को बोलते हैं कि उसको क्या हो गया है, शुगर हो गया है, या उसको बोलते हो आप शुगर या उसको डायबिटीज। ठीक है, बोलते हैं ना कि उसको शुगर हो गया है। शुगर क्या है? उसी को बोलते हैं डायबिटीज। मतलब उसके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है, उसके ब्लड में क्या शुगर लेवल ज़्यादा है, उसीलिए मतलब उसको क्या करते हैं, उस पर्सन, हम लोग के देखो, हम लोग के बॉडी में इंसुलिन बनता है, हम लोग के बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन बनता है। ठीक है, लेकिन आपके ब्लड में जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपका बॉडी शुगर को मतलब कंट्रोल करने के लिए आपको बाहर से लेना इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, आपको आउटसाइड दी क्या करना पड़ता है, उसको इंसुलिन इनटेक करना पड़ता है। बात समझे? क्योंकि आपका इंसुलिन काम नहीं करता जब आपका ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा ही क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आपको बाहर से क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। बात समझे आप? उसीलिए मतलब इंसुलिन मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, वो क्या लेते हैं, जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो इंसुलिन लेते हैं, और कुछ लेते नहीं। क्या लेते हैं भाई? जो भी डायबिटीज पेशेंट वो लेते हैं इंसुलिन। बात क्लियर है? तो डायबिटीज पेशेंट वाले लोग क्या लेते हैं, डायबिटीज पेशेंट वाले लोग लेते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आखिर में इंसुलिन बनता कहाँ से है। ठीक है, अगर इंसुलिन बाहर से, तो आखिर में इंसुलिन बनता कहाँ से, कहाँ से उसको लेते हैं। तो आपको मतलब मैं बेसिक से शुरू करता हूँ, समझो, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो कि जो डायबिटीज पेशेंट है, बात समझो। ठीक है, इंसुलिन कौन लेते हैं, बात समझना आप कि इंसुलिन कौन लेते हैं भाई। आपको मैं समझाया कि इंसुलिन कौन लेते हैं, जो डायबिटीज पेशेंट वाले लोग। ठीक है, तो जो कैसा है, जो डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट वाले लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट क्या लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन लेते हैं। क्लियर है आपको? ये क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। डायबिटीज कौन लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं डायबिटीज पेशेंट वाले लोग। और इंसुलिन को आप समझो कि कहाँ से, इंसुलिन कहाँ से लेते हैं, इंसुलिन को मतलब पहले अर्लियर कहाँ से लेते थे, फ्रॉम स्लॉटेड पिग एंड कैटल से, मरे हुए पिग या कैटल से इंसुलिन को इनटेक लेते थे। बात समझे? तो अर्लियर समझो, अर्लियर। ठीक है, बात करेंगे पहले अर्लियर इंसुलिन। अर्लियर मतलब जो इंसुलिन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड करते, देखो अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब पहले कहाँ से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट मतलब लेते थे, समझो आप, कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट मतलब कहाँ से उसको मतलब लेते थे, निकालते थे इंसुलिन को, समझो, फ्रॉम कहाँ से,
स्लाउटेड पिग एंड कैटल से, ठीक है, पिग एंड कैटल से इंसुलिन को लेते थे, ठीक, मतलब एक एनिमल से, क्या पहले एनिमल से, ठीक है, स्लाउटेड एनिमल से इंसुलिन को लेते थे, ठीक है, तो पिग एंड कैटल से। तो बात को आप समझो कि पहले, ठीक है, बहुत पहले जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं आया था, ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इंसुलिन वो कहाँ से लेते थे, फ्रॉम एनिमल से, ठीक है, कौन सा एनिमल देखो कि स्लॉटेड पिग एंड कैटल से क्या करते थे, इंसुलिन को लेते थे, ठीक है, लेकिन जो इंसुलिन, ठीक, ऐसा इंसुलिन जो इंसुलिन एनिमल से लेते थे, ठीक है, ऐसा इंसुलिन जो एनिमल से लेते थे वो मतलब कुछ पर्सन के में क्या कॉज करता था, एलर्जी, कुछ के में क्या कॉज कर रहा था, एलर्जी, और या कुछ रिएक्शन, ठीक, कुछ भी रिएक्शन या एलर्जी कॉज करता था। एनिमल का इंसुलिन क्या कॉज करता था, एनिमल का जो इंसुलिन था वो कॉज करता था ह्यूमन के बॉडी में एलर्जी कॉज करता था या फिर कुछ रिएक्शन कॉज करता था, मतलब सब आदमी के में सूट नहीं करता था। सिंपल भाषा में बोलूँ तो सब आदमी के में ये सूट नहीं करता था एनिमल के इंसुलिन। भाई एनिमल का कोई चीज़ हम लोग के में सूट करेगा यार, आप भी सोचो ना, बात समझ आ रहा है आपको, कोई भी एनिमल का चीज़ हम लोग के में मतलब फिट थोड़ी खाएगा, नहीं जमेगा ना। तो ऐसे ही मतलब जब हम लोग एनिमल के इंसुलिन लेते थे पहले मतलब, तो उसका क्या कॉस्ट करता था, वो कॉस्ट देखो पहले जब क्या करते थे, एनिमल के इंसुलिन लेते थे, ठीक है, तो इंसुलिन फ्रॉम एनिमल, बात समझो, जब इंसुलिन, ठीक है, जब पहले इंसुलिन फ्रॉम एनिमल, ठीक है, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल क्या कॉस्ट करता था हम लोग को, ये कॉस्ट करता था एलर्जी, ठीक है, तो कॉज करता था क्या, एलर्जी कॉज करता था, ठीक है, तो इंसुलिन फ्रॉम एनिमल कॉसेस एलर्जी और कुछ सम रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस भी क्या कॉज करता था, कुछ अदर रिएक्शन भी कॉज करता था, किसके खिलाफ, फॉरेन प्रोटीन के खिलाफ, किसके खिलाफ करता था भाई, फॉरेन प्रोटीन के खिलाफ हम लोग का बॉडी उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन या बोल सकते हो आपको कुछ अदर रिएक्शन, ठीक है, कॉज करता था हम लोग के बॉडी में। तो ये था आपका इंसुलिन, पहले मतलब कहाँ से इसको एक्सट्रैक्टेड करते थे, तो आप कहानी बोल समझे कि आखिर में इंसुलिन को कहाँ पहले एक्सट्रैक्टेड करते थे, ठीक है। तो इंसुलिन क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, बस समझ गए, ब्लड लेवल, ठीक है, ब्लड के शुगर लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंसुलिन को मतलब कौन लेते हैं, इंसुलिन जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उनको पूछो आप, ठीक है, उनको बोलो, उनको पूछो कि इंसुलिन का कितना महत्व है, वो बताएंगे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप बात समझेंगे कि पहले डायबिटीज पेशेंट वाले लोग इंसुलिन लेते हैं, ठीक है, उसको इंसुलिन को पहले कहाँ से एक्सट्रैक्टेड करते थे, इंसुलिन को पहले एनिमल से क्या करते थे, उसको एक्सट्रैक्टेड करते थे फ्रॉम स्लॉटेड पिग एंड कैटल से, कहाँ से भाई, फ्रॉम स्लॉटेड पिग एंड कैटल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्टेड करते थे, ठीक है, लेकिन जो एनिमल इंसुलिन का था वो ह्यूमन में क्या कॉज करता था, एलर्जी या फिर कुछ रिएक्शन हम लोग के बॉडी में कॉज करता था। बात समझे कि इंसुलिन जो होता है कुछ रिएक्शन या अदर रिएक्शन क्या करता था हम लोग के बॉडी में कॉज करता, मतलब फिट जमता नहीं था। एनिमल का कोई चीज़ हम लोग में थोड़ी फिट हो गया यार, वही मैं बार बार वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझे आप, तो आखिर में अब मेन चैलेंज आया हम लोग साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, तो आप समझो कि जो ह्यूमन का इंसुलिन है, ह्यूमन का इंसुलिन किस फॉर्म में होता है, ठीक है, हम लोग के बॉडी में जो ह्यूमन का इंसुलिन किस फॉर्म में रहता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रहता है। अब पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि देखो कि ह्यूमन के इंसुलिन किस फॉर्म में रहता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रहता है। उसीलिए मतलब जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनको लिए मेन चैलेंज था कि आखिर में कैसे इंसुलिन को बनाएं, कैसे चैलेंज था उसको देखेंगे, आप समझो, सबसे पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर बात करेंगे क्या मेन चैलेंज आया साइंटिस्ट लोग के लिए कि आखिर में, ठीक, उसको देखेंगे कि बात करेंगे। आप चलो देखो कि जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, अब बात करेंगे हम लोग कि जो देखो आप देखना ध्यान से आप, ठीक है, तो जो ह्यूमन इंसुलिन होता है वो कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, आप बोल सकते हो उसको प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ह्यूमन का इंसुलिन किस फॉर्म में होता है भाई, प्रेजेंट वो होता है प्रो हार्मोन या उसको बोल सकते हो आप प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, ठीक, हार्मोन मतलब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। तो आपका जो, ठीक है, जो इंसुलिन है किस फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट प्रो हार्मोन बोल सकते हो, ठीक है। सो देखो कि जो ह्यूमन का इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन का इंसुलिन है, ठीक, ये कैसे होता है प्रेजेंट, समझो हम लोग के बॉडी में ये कैसे प्रेजेंट रहता है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। सो देखो ह्यूमन का इंसुलिन कैसा रहता है प्रेजेंट, ये प्रो, ठीक है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में आप बोल सकते हो, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कैसे रहता है इसको देखो आप, तो ये प्रो हार्मोन फॉर्म में क्या रहता है हम लोग का इंसुलिन प्रेजेंट रहता है, ठीक, ये कैसा है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में जो इंसुलिन है ये क्या
प्रो हार्मोन के फॉर्म में, ठीक है, जो इंसुलिन है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो प्रो हार्मोन के फॉर्म में जो इंसुलिन है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में क्या रहता है भाई, जो इंसुलिन है क्या प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, देखो इस इंसुलिन में 3 पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। 3 पेप्टाइड्स होता है, इसमें पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और क्या होता है इसमें पेप्टाइड सी होता है। तो इसमें क्या होता है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो समझो इसमें क्या होता है, इनमें होता है पेप्टाइड ए, ठीक है, इसमें होता है पेप्टाइड बी और होता है पेप्टाइड सी। तो इसको बोलेंगे ये क्या है, ए पेप्टाइड, ए है आपका ए पेप्टाइड, क्लियर है आपको। ये आपका ए पेप्टाइड है, इसको बोलेंगे ये क्या है आपका बी पेप्टाइड, ये आपका हो गया बी पेप्टाइड और ये आपका हो गया सी पेप्टाइड, ठीक है, ये आपका हो गया सी पेप्टाइड। तो इसमें देखो प्रो हार्मोन बोल सकते हो या प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब मैं आपको प्रो हार्मोन ही समझ, ठीक है। तो जो ये क्या आपका है प्रो हार्मोन। तो इंसुलिन किस फॉर्म में, पहले ठीक, इंसुलिन जो हम लोग का है ये किस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रो हार्मोन के फॉर्म में क्या होता है, जो इंसुलिन है ये प्रेजेंट होता है। बात समझ आ रहा है आपको कि जो इंसुलिन है वो किस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट। इंसुलिन प्रो हार्मोन के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में इंसुलिन प्रो हार्मोन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये देखो ये इसमें 3 पेप्टाइड है, ठीक है। पेप्टाइड ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है और क्या कौन सा पेप्टाइड है, और सी पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और कौन सी पेप्टाइड है भाई, और है पेप्टाइड सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें जो है पेप्टाइड है, ठीक है, इसमें पेप्टाइड है पेप्टाइड बी आपस में, ठीक है। हम लोग के बॉडी में क्या होता है समझो, हम लोग के बॉडी में एक इमेच्योर है, ठीक है। हम लोग बॉडी में क्या ये इमेच्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में इसको, ठीक है, फिर हम लोग का बॉडी इसको कन्वर्ट करता है किसमें, मैच्योर फॉर्म में। हम एक किस फॉर्म में भाई, ये इमेच्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग का बॉडी ठीक, हम लोग का बॉडी फिर इसको कन्वर्ट करता है किसमें, इमेच्योर को मैच्योर फॉर्म में हम लोग का बॉडी कन्वर्ट करता है। कैसे करता है देखो, जो पेप्टाइड सी है ये नॉन फंक्शनल है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। खाली पेप्टाइड ए, ठीक है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं। बात समझे आप, पेप्टाइड सिर्फ फ्री है, मतलब उसका कोई रोल नहीं है प्रॉपर। तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, हम लोग का बॉडी मॉडिफाई करता है और इसको सी पेप्टाइड को अलग करता है, ठीक है, और ए और बी को साथ में जोड़ता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को आपस में जोड़ता है, लिंक करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन और पेप्टाइड सी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि पेप्टाइड सी का कोई रोल नहीं है। बात समझे, पेप्टाइड सी का हम लोग के बॉडी में कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ देता है, खाली पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग का बॉडी क्या करता है समझो इसको, हम लोग का बॉडी जो है, ठीक है, कैसे फॉर्म करता है इसको, मतलब ये आप समझना कि ये पेप्टाइड है आपका, मतलब ठीक है, पेप्टाइड है और ये पेप्टाइड भी है। तो पेप्टाइड और पेप्टाइड बी के बीच क्या बनेगा, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी। तो आपस में दोनों के बीच क्या बनेगा, ये आपस में दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को बनेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, या आपके इंसर्टेम गिवन है डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक, इसको बोल सकते हो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको बोल सकते हो आप डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज, क्लियर है आपको। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं, और डाइसल्फाइड ब्रिज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, या इसको बोल सकते हैं क्या, डाइसल्फाइड ब्रिज। अब देखो, और अब साथ ही क्या मिलेगा हम लोग को, साथ ही मिलेगा पेप्टाइड सी, ठीक है, जो अलग होता है, जो अलग बनेगा, ठीक है। ये क्या है, पेप्टाइड सी। तो हम लोग का बॉडी में कैसे मतलब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है समझे, कि हम लोग का बॉडी में इंसुलिन पहले प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, ठीक है, बाद में उसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। बाद में हम लोग का इंसुलिन पेप्टाइड ए सी को अलग कर देता है और पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को साथ में जोड़ता है, और ये इंसुलिन क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। उसके बाद ये इंसुलिन क्या भाई, ये इंसुलिन क्या है, फंक्शनल है। बात क्लियर हुआ, बाद में जो ये इंसुलिन हो कैसा है, फंक्शनल है। बाकी जो पेप्टाइड सी है वो अलग हो जाता है, ठीक। बाद में जो पेप्टाइड सी है ये अलग हो जाता है, ठीक, डिफरेंट अलग हो जाता है इन लोग से, ठीक। तो ह्यूमन इंसुलिन कैसे फॉर्म होता है, ह्यूमन इंसुलिन आपको प्रॉपर मतलब अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। अब बात करेंगे देखो कि ठीक है कि क्या ये मतलब, अब देखो साइंटिस्ट के लिए मेन चैलेंज क्या था, देखो हम लोग का बॉडी है वो तो ये दोनों को अलग करके, ठीक है, पेप्टाइड से को अलग करके आपस में फिर से पेप्टाइड पेप्टाइड बी को ज्वाइन कर लेता था। लेकिन भाई बैक्टीरिया के पास इतना, उसके पास एंजाइम ही नहीं है। बात समझ, बैक्टीरिया के पास इतना उसके पास काटेगा फिर जोड़ेगा उतना मतलब उसके पास एंजाइम भी नहीं है, उतना उसकी कैपेसिटी भी नहीं है कि बैक्टीरिया काम कर सकता है।
उसका काबिलियत भी नहीं करने का, क्षमता नहीं है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये सब चीज़ करने का। ये खाली ह्यूमन का बॉडी कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन का बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? तो देखो ये मेन चैलेंज था कि साइंटिस्ट लोग कैसे मतलब इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर कैसे प्रोड्यूस करें। तो एक कंपनी आया, ठीक, उसके बाद कुछ समय बाद एक कंपनी आया, जिस कंपनी का नाम क्या था समझना, एक अमेरिकन कंपनी था। उसके बाद एक अमेरिकन कंपनी आया, ठीक, एक कौन सा कंपनी आया, एक अमेरिकन कंपनी आया, ठीक है, अमेरिकन कंपनी आया। अमेरिकन कंपनी ने देखो, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या था, इली लिली, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या था, इली लिली, ठीक है। तो अमेरिकन कंपनी का नाम क्या था भाई, इली लिली अमेरिकन कंपनी था, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने बहुत मस्त एक मतलब टेक्निक सोचा, बनाया और इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। क्या क्या देखो, एक अमेरिकन कंपनी था, ठीक, जिसका नाम क्या था, इली लिली। इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने मतलब ह्यूमन का ओ जीन को आइसोलेट किया, ठीक, ह्यूमन के पेप्टाइड ए जीन को आइसोलेट किया। ह्यूमन में क्या था, जो पेप्टाइड ए जीन था, ओनली पेप्टाइड ए जीन, खाली बी सी को नहीं, ठीक है, ह्यूमन का जो पेप्टाइड ए जीन को आइसोलेट किया, ठीक है, और पेप्टाइड बी जीन को आइसोलेट किया, ठीक है, बात समझे। पेप्टाइड ए जीन को आइसोलेट किया और पेप्टाइड बी जीन को आइसोलेट किया और उसको बैक्टीरिया में, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया, ठीक, दो अलग अलग बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट किए। बात समझे। देखो ये आपका समझना, ठीक है, ये आपका इंसुलिन है, मतलब ये आपका पेप्टाइड ए है, ठीक, ये आपका पेप्टाइड ए है, ये आपका पेप्टाइड बी है, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी, ये क्या है, जीन है, ठीक, ये जीन है, ये जीन है। इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने सबसे पहले एक प्लाज्मिड के साथ अटैच किया। किसके साथ अटैच किया, इसको प्लाज्मिड के साथ इसको अटैच किया, ठीक, ये प्लाज्मिड है, इसके साथ पेप्टाइड ए को लगाया, ठीक है, और इसके साथ पेप्टाइड बी को लगाया। बात समझे, इसके साथ पेप्टाइड ए था और यहाँ पर क्या था, पेप्टाइड बी था, समझे। तो इन्होंने क्या किया था, जीन लिया, प्रॉपर जीन लिया और जीन को प्लाज्मिड के साथ क्या किया, लिंक्ड किया, ठीक है, जीन को प्लाज्मिड के साथ क्या किया भाई, जीन को प्लाज्मिड के साथ बैंड करवाया, ठीक है। जब जीन क्या हुआ, जब जीन प्लाज्मिड के साथ बैंड हुआ, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया किसमें, इसको इंट्रोड्यूस करवाया ई कोलाई में, मतलब ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस जीन को प्रॉपर मतलब इस प्लाज्मिड को, क्या है, प्लाज्मिड, तो उसके बाद इस प्लाज्मिड को किसमें इंट्रोड्यूस कराया भाई, इसको प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करा ई कोलाई में। ये क्या ई कोलाई है, अलग है, ई कोलाई सेम नहीं है। तो इसको बाद में क्या भाई, ई कोलाई में इसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, ये आपका ई कोलाई है। इसमें क्या भाई, इसका जो आपका जीन, जो आपका क्या था, प्लाज्मिड, इसके ई कोलाई के अंदर गया, ठीक है, ई कोलाई के अंदर गया, समझ आ रहा है आपको, ई कोलाई के अंदर गया प्लाज्मिड। उसके बाद समझना, उसके बाद ये आप एक क्या बनाया, ये बनाया आपका जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जो ई कोलाई था, ये बनाया आपका पेप्टाइड ए जीन, ठीक है, पेप्टाइड ए बनाया, ये पेप्टाइड बी बनाया, ए बी, और फिर साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। किससे किया भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। बात समझ आया आपको कि आखिर में कैसे जो अमेरिकन कंपनी था, ठीक है, इली लिली, कैसे अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या था, इली लिली, आपस में कैसे इस दोनों को आपस में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो जो इली लिली कंपनी था वो कैसे आपस में इसको ज्वाइन किया, समझे बात को। देखो एक ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन जो है हम लोग का, वो किस फॉर्म में होता है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। मेन चैलेंज अमेरिकन कंपनी को था इली लिली। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, एक जीन लिया, ठीक है, पेप्टाइड ए जीन लिया और पेप्टाइड बी जीन लिया, उसको प्लाज्मिड में लिंक करवाया, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और ई कोलाई के बॉडी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया। जब ई कोलाई के अंदर गया तो एक बैक्टीरिया क्या बनाता है, एक बैक्टीरिया एक ई कोलाई बैक्टीरिया फॉर्म करता है क्या, एक पेप्टाइड ए और दूसरा फॉर्म करेगा आप क्या, पेप्टाइड बी। बात समझे, और बाद में इसको आपस में आप लेबोरेटरी में इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया था। बात समझ आ रहा है आपको, मतलब 2 जीन को 2 अलग अलग बैक्टीरिया में आप बनाओगे, ठीक है, 2 जीन को, ठीक है, एक पेप्टाइड ए जीन को और पेप्टाइड बी जीन को, दोनों को आप अलग डिफरेंट अलग अलग बैक्टीरिया में बनाओगे, ठीक, उस मतलब उसको क्या करोगे, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, फिर बैक्टीरिया आपका जो पेप्टाइड ए बनाएगा और दूसरा बैक्टीरिया पेप्टाइड बी बनाएगा, मतलब उसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा।
तो आप ह्यूमन का जीन निकाल कर किस में डाल चुके हो, बैक्टीरिया में। बात समझे। अब आपने क्या किया, आपने ह्यूमन का जीन निकाल के बैक्टीरिया में डाल दिया, तो अब बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा। तो देखो मतलब क्या होता है, अब जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन बनाता है। बात समझे। और जो भी इंसुलिन आप मार्केट में मिलता है वो कौन बनाता है उसको, बैक्टीरिया से बनता है। क्लियर है। अब जो भी इंसुलिन किससे बनता है, अब इंसुलिन बनता है बैक्टीरिया से। ठीक, जो भी इंसुलिन किससे बनता है, अब इंसुलिन जो बनता है किससे, बैक्टीरिया से जो है ये क्या होता है, अब इंसुलिन बनता है। बात समझे। बैक्टीरिया से क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। तो आप समझे कि बैक्टीरिया से क्या होता है, इंसुलिन बनता है। ठीक है। तो ये था आपका कैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाँ कैसे जो इंसुलिन है इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, नेक्स्ट आपका देखेंगे जीन थेरेपी। कि जीन थेरेपी क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं चलो फटाक से, कि आखिर में जीन थेरेपी क्या होता है। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं चलो। सो जीन थेरेपी आप देखते हैं कि आखिर में जीन थेरेपी क्या है। सो ध्यान से आप देखना कि आखिर में जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी, ठीक है, इसको समझो कि एक बच्ची थी 4 साल की। ठीक, ओनली 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, जिसका नाम क्या था, नाम पता नहीं, एक खाली बच्ची थी। ठीक है, जो कितने ईयर की थी, ओनली 4 ईयर ओल्ड। आपके सर्टेन मीडियम नहीं गिवन है, खाली एज बताया है। तो एक बच्ची थी जिसका, ठीक है, एक गर्ल थी, कितने साल की थी, 4 ईयर की, खाली 4 साल की बच्ची थी। ठीक है, तो 4 ईयर ओल्ड। तो एक गर्ल थी जो साल, ठीक है, जो जिसको खाली मात्र 4 ईयर हो रहा था, 4 साल हो रहा। ठीक है, उसके बॉडी में एडीए का डिफिशियंसी था। उसके बॉडी में किसका डिफिशियंसी था, उसके बॉडी में एडीए, ठीक है, एडेनोसिन डाइअमाइनेज, उसका डिफिशियंसी था। बात समझना आप। ठीक है, एक बच्ची है 4 साल की, ठीक है, जिसके बॉडी में किसका डिफिशियंसी है, जिसके बॉडी में एडीए, ठीक, एडीए जो जीन है ए डिफिशियंसी है, जो जीन है, ठीक है, इसके बॉडी में जो एडीए जीन है, जो एडीए बनाता है, ठीक, वो जीन डिफिशियंट है। बात समझे। इसके बॉडी में जो एडीए बनाता है वो जीन का डिफिशियंसी है। इसके बॉडी में एडीए, ठीक, एडीए जीन का क्या डिफिशियंसी है, बात समझे आप। तो इसका जो बॉडी है जो क्या बनाता है एडीए, उसका जीन का क्या डिफिशियंसी है। तो अभी आप देखो, अब मेरे को पूछोगे, आप नहीं पूछोगे, उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलो, एडीए का मतलब तो पता है आपको, समझाया हूँ अभी मैं, एडिनोसिन डाइअमाइनेज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है अभी, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज। ठीक है, चलो अब देखो, आखिर में जो एडीए, अगर हम लोग, ठीक, आप बात को समझो, अगर हम लोग के बॉडी में एडीए का डिफिशियंसी होगा, अगर एडीए जीन का डिफिशियंसी होगा, तो हम लोग का बॉडी क्या नहीं बना पाएगा, हम लोग का बॉडी एडिनोसिन डाइअमाइनेज नहीं बन पाएगा। और ये जो एडिनोसिन डाइअमाइनेज है, इसका फंक्शन क्या हम लोग के बॉडी में समझो, इसका रोल क्या है, इसका क्या रोल प्ले करता है हम लोग के बॉडी में समझो। ये क्या करता है, ये जो जीन है, ठीक है, एडीए जीन है, इससे क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। एडीए जीन से क्या बनता है, एडीए जीन से बनता है एक प्रोटीन। इससे बनता है क्या, एडीए जीन से बनता है प्रोटीन। और जो प्रोटीन इससे बनता है, बात को समझो कि इससे जो प्रोटीन बनता है वो किस रिस्पॉन्सिबल है, इससे जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, इससे जो प्रोटीन बनता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैच्योरेशन। ठीक है, इससे जो क्या बनता है, इससे जो प्रोटीन बनता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैच्योरेशन ऑफ, किसके लिए, मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट के लिए। ठीक है, इससे जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, जो एडीए जीन से जो प्रोटीन बनता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल किस लिए, फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए एडीए प्रोटीन, ठीक, एडीए इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो। ठीक है, तो आप समझे कि एडीए का कैसे मतलब ये रोल प्ले करता है। बात समझे आपको। अगर हम लोग के बॉडी में एडीए नहीं बनेगा, अगर एडीए डिफिशियंसी हुआ, तो क्या मैच्योर नहीं हो पाएगा, जो मैच्योरेशन किसका नहीं हो पाएगा, अगर मैच्योरेशन बी एंड टी लिम्फोसाइट नहीं हो पाएगा। आपको पता है बी एंड टी लिम्फोसाइट मेन क्या, ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट हम लोग के बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट का। आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं हम लोग कि आखिर में बी एंड टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। और इससे अगर
ठीक है। अगर एडीए का डिफिशियंसी हुआ तो हम लोग को कौन सा बीमारी होता है, जिसको बोलते हैं स्कीड, SCID, स्कीड। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, सीवियर अमाइनो, ठीक है, सीवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। इसको क्या बोलते हैं, सीवियर अमीनो, ठीक है, सीवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। क्लियर हुआ आपको? तो इसको बोलते हैं क्या, देखो कौन सा डिसीज है, सीवियर अमीनो, ठीक है, सीवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। बात क्लियर हुआ? तो सीवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी एक डिसऑर्डर है जो होता है हम लोग को, अगर आपके बॉडी में समझो, अगर आपके बॉडी में, ठीक है, एडीए का डिफिशियंसी हुआ तो आपको कौन सी बीमारी होगा, आपको होगा स्किड। एक गर्ल को क्या था, जो 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, जो 4 साल की बच्ची, ठीक है, गर्ल थी, उसको मतलब क्या, किसका बीमारी था, उसको स्किड का। मतलब उसके बॉडी में उसका जीन जो है वो उसका जीन नहीं बनाता था, क्या उसका जीन प्रोड्यूस नहीं करता था एडीए, ठीक है, एडेनोसाइन डाइअमाइनेस उसका जीन प्रोड्यूस नहीं करता था, जिसके चलते उसको क्या हो गया था, स्किड, सीवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। ठीक है, अगर समझो, अगर हम लोग का बॉडी जो है ये नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, एडीए, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो किसके मेन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आप समझो मैच्योरेशन। हम लोग मैच्योरेशन मतलब डिवीजन, अगर बी एंड टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हुआ तो हम लोग का पूरा इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा। बात तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत डिसीज है, एड्स से भी खतरनाक डिसीज है, इसको बोल सकते हो आप, ठीक, एड्स से भी क्या है, खतरनाक डिसीज है स्कीड। क्लियर आपको, जो आपने तो एड्स सुना है, ठीक है, उससे भी क्या है, खतरनाक है, जिसको बोलते हैं स्कीड। क्लियर है आपको? तो ये था मतलब कि एक, ठीक, बच्चे को बेचारे को हो गया था एडीए का डिफिशियंसी। ठीक है, तो आप इसका कहानी समझे, कब हुआ था, और ये हुआ था इन 1990 में। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। तो 1990 में हुआ था, ठीक है, 4 साल की बच्ची थी बेचारी, उसको क्या हो गया था, सीवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी, क्योंकि उसके बॉडी में ये जो जीन था एडीए बनाता था, उसका डिफिशियंसी था। ठीक है, जो जीन जो क्या बनाता था, एडीए, एडेनोसाइन, ठीक है, डाइअमाइनेस। अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट। भाई इसका ट्रीटमेंट तो होगा ना कुछ, बिल्कुल होगा, ऐसे क्यों कर रहे हो, इसका ट्रीटमेंट कैसे नहीं होगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मतलब कंप्लीट, ठीक है, पूरी तरह से नहीं है। अगर आप इसको, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर करोगे, मतलब ठीक, इसके जीन थेरेपी आप जब, ठीक है, जीन थेरेपी आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो आप कंप्लीटली, ठीक, परमानेंट क्यूरेटिव है। अगर आप जीन थेरेपी कब करोगे, अगर आप जीन थेरेपी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर आप जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो एक कंपैरेटिव क्या है, एक कब, एक मतलब पूरा परमानेंट क्यूरेटिव है। ठीक है, इसको कब करोगे आप, इसको जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो आपको परमानेंट क्यूरेटिव है, ठीक है, क्योर है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो देखो इसका, तो बात करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट के आखिर में, इसका ट्रीटमेंट क्या था, ठीक है, जीन थेरेपी के आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या, कौन कौन सा इसका ट्रीटमेंट है, इसको ध्यान से आप देखो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या था भाई, सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट था, हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या बोन मैरो। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बोन मैरो रिप्लेसमेंट। ठीक है, बोन मैरो को, ठीक है, रेड बोन मैरो को, ठीक है, जो बोन मैरो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो बोन मैरो रिप्लेसमेंट सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं, हम लोग बोन मैरो को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बोन मैरो को रिप्लेस कर सकते हैं, बोन मैरो रिप्लेसमेंट। सेकेंड चीज क्या कर सकते हैं, चीज हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट। ठीक है, एंजाइम, जो भी एंजाइम उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो एंजाइम हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उस गल के में हम लोग एंजाइम को सीधा जो एडीए बनाता है उसको डाल सकते हैं, लेकिन कब तक भी, आप कब तक उसके शरीर बॉडी में आप एंजाइम को इंट्रोड्यूस करते रहोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों कॉम्पिटिटिव परमानेंट क्यूरेटिव नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या टेक्निक, ये दोनों टेक्निक परमानेंट क्यूरेटिव नहीं है। ठीक है, तो बोन मैरो रिप्लेसमेंट, ठीक है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, आप बोल सकते हो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या बोन मैरो रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आपके आंसर में गिवन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसको ट्रांसप्लांटेशन लिखते हैं, चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा क्या है भाई, एंजाइम ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये दोनों क्या नहीं है, ये ट्रांसप्लांटेशन।
ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेटिव, ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, मतलब इससे उतना इसको क्योर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, और क्या सेकेंड है देखो, एक है एंजाइम ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद मतलब हम लोग का एक और, ठीक है, टेक्निक है जीन थेरेपी। अब मैंने पढ़ेंगे हम लोग जीन थेरेपी कैसे आप इसको क्योर कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग टेक्निक है जिसको बोलते हैं जीन थेरेपी। सो देखो आप जीन थेरेपी से आप कैसे कर सकते हो, देखो जीन थेरेपी से आप कैसे मतलब क्योर कर सकते हैं, इसको ध्यान से आप समझो, ठीक है। जीन थेरेपी से आप कैसे क्योर कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझो कि हम लोग कैसे जीन थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं। आप क्या करोगे कि उस पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट है उसका आप क्या करोगे, उसका जीन लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, उस पेशेंट का आप जीन लोगे, मतलब उस पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, ठीक है, पेशेंट के ब्लड में होगा लिम्फोसाइट, उसको आप बाहर निकालोगे, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। उस पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, पेशेंट के ब्लड में लिम्फोसाइट है, कहाँ, ब्लड में, उसको आप बाहर निकालोगे आउटसाइड और उसको कल्चर करोगे। आउटसाइड क्या करोगे, उसको आउटसाइड कल्चर करोगे, ठीक है। उसको क्या करोगे, उसको आप आउटसाइड कल्चर करोगे, किसको भाई, लिम्फोसाइट को, ठीक है। पेशेंट के लिम्फोसाइट को आप बाहर मतलब आउटसाइड द बॉडी उसको आप क्या करोगे, कल्चर करोगे, ठीक है। तो पेशेंट के लिम्फोसाइट को आउटसाइड द बॉडी उसको आप क्या करोगे, कल्चर करोगे, ठीक है। इसको आउटसाइड द बॉडी आप क्या किया, कल्चर किया आप उसको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, उसके बाद फंक्शनल एडीओ को, फंक्शनल किसको भाई, फंक्शनल एडीए को आप क्या करोगे, फंक्शनल, फिर समझना कि जो क्या है, जो फंक्शनल एडीए है, ठीक है, उसको रेट्रोवायरल वेक्टर, ठीक, उसको आप किससे भाई, रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से, ठीक है, रेट्रोवायरल, ठीक, एक वेक्टर है, ठीक है, रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से उसको आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे। बात समझे, इसको क्या करोगे, इसमें इसको इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो फंक्शनल एडीए मतलब फंक्शनल एडीए जो जीन होगा उसको प्रॉपर आप क्या करोगे, रेट्रोवायरस के हेल्प से उसको किसमें करोगे, उसको इसमें ग्रो करोगे, इसमें आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, इसमें कनेक्ट करोगे, ठीक है, इसमें आप बाइंड करोगे इसको। फिर इसके बाद देखो ये जो एक, ठीक है, ऐसा जो लिम्फोसाइट था, अब लिम्फोसाइट के पास क्या चुका है, लिम्फोसाइट के पास अब फंक्शनल एडीए आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से आप क्या करोगे, उसके बाद इसको फिर से पेशेंट के ब्लड में इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो फंक्शनल एडीए को फाइनली क्या कर रहे हो आप, फंक्शनल एडीए को फाइनली आप पेशेंट के ब्लड में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बात इसको बोलते हैं फंक्शनल एडीए या सीडीएनए। तो फंक्शनल एडीए या बोल सकते हो आप इसको क्या, फंक्शनल एडीए या इसको बोल सकते हो आप, ठीक है, फंक्शनल एडीए या बोल सकते हो क्या इसको भाई, सीडीएनए की हेल्प से आप इसको इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो बात आपको समझ आया, आप देखो मतलब इसको आप जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हो। किससे ठीक कर सकते हो आप इसको, जीन थेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हो। जीन थेरेपी में आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, जीन थेरेपी में आप क्या करोगे, ठीक है, जो भी पेशेंट है, पेशेंट के ब्लड से आप लिम्फोसाइट को आउटसाइड द बॉडी कल्चर करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ब्लड के, ठीक है, पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, लिम्फोसाइट, उस लिम्फोसाइट को आप क्या करोगे, आउटसाइड कल्चर करोगे, ठीक है। अब लिम्फोसाइट क्या हो रहा है, आउटसाइड कल्चर हो रहा है। उसके बाद आप देखो जो फंक्शनल एडीए होगा, जो क्या होगा, जो फंक्शनल एडीए है उसको आप रेट्रोवायरस, ठीक है, फंक्शनल एडीए को आप रेट्रोवायरस के हेल्प से इसमें उसको इन्फेक्ट कराओगे, वो इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इसको इन्फेक्ट करेगा। और जो भी इसमें लिम्फोसाइट होंगे उसके अंदर अब क्या आ चुका है, जो भी लिम्फोसाइट है उसके अंदर अब फंक्शनल एडीए है, ठीक। उसके बाद आप फंक्शनल एडीए को फिर से, उसके बाद आप फंक्शनल एडीए को फिर से पेशेंट के ब्लड में इंट्रोड्यूस करवाओगे। और इसको मतलब हमेशा बाहर आउटसाइड ही क्या करते हो, ऐसी मतलब आउटसाइड ही, बाहर आउटसाइड द बॉडी इसको कल्चर करते रहोगे। और जब पेशेंट को जरूरत पड़ेगा तब आप इसको फिर से पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक। तो इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। यही क्या है आपका, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। तो आई होप आपको मतलब समझ आया होगा कि आखिर में जीन थेरेपी किसको बोलते हैं, ठीक है। आखिर में क्या होता है, जीन थेरेपी कैसा होता है, आपको मतलब प्रॉपर समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको समझाया कि जो अगर आप, ठीक है, अगर जीन थेरेपी को आप जब, ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो ठीक, वो परमानेंट क्योर है। अगर आप मतलब जीन थेरेपी को कब करोगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही आप मतलब जीन थेरेपी को करोगे तो एक परमानेंट क्योर है। बात समझे, अगर इसको आप एम्ब्रियोनिक समय करोगे, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय करोगे
तो इसको बोलते हैं कि इट इज ए परमानेंट क्योर, वो तो परमानेंट क्योर है। ठीक, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है मोलिकुलर डायग्नोसिस। अब क्या देखेंगे नेक्स्ट, देखो भाई मोलिकुलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जिसको बोलते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस। मोलिकुलर डायग्नोसिस सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कन्वेंशनल टेक्निक, मतलब पुराना जमाने में टेक्निक यूज करते थे। ठीक है, अर्लियर, ठीक, अर्ली डायग्नोसिस करने में सबसे पहले, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस पहले नहीं करते थे। फिर सबसे पहले देखो कि कन्वेंशनल टेक्निक क्या था, मतलब पुराने जमाने में किसी भी डिसीज को कैसे मतलब ट्रेस करते थे। ठीक है, कैसे टेस्ट करते थे, तो देखो इसको कन्वेंशनल टेक्निक क्या था भाई। तो बात करेंगे हम लोग कन्वेंशनल टेक्निक क्या था पहले। ठीक है, यूरिन टेस्ट, यूरिन एंड सीरम टेस्ट। ठीक है, यूरिन एंड सीरम टेस्ट करते थे पहले, लेकिन यूरिन एंड सीरम टेस्ट से क्या होता था, यूरिन एंड सीरम टेस्ट से हम लोग को मतलब जो भी ये क्या नहीं कर पाते, ये मतलब अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते, किसी भी डिसीज को अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाता था। ठीक है, ये बहुत ही पुराना जमाने का टेक्निक था, जिससे हम लोग का जो भी हम लोग डिसीज है, ठीक, हम लोग का जीन में कोई डिफेक्टिव जीन है या कोई से भी हम लोग का जीन म्यूटेट हो चुका है, ठीक है, म्यूटेटेड हो चुका है, उसको इससे हम लोग को नहीं पता चलता, इससे हम लोग को पता नहीं चलता था पहले। उसके बाद समझो ये क्या था हम लोग का कन्वेंशनल टेक्निक, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल टेक्निक। उसके बाद आया हम लोग का अर्ली डायग्नोसिस। ठीक, उसके बाद देखो अर्ली डायग्नोसिस करने का टेक्निक है। उसके बाद क्या है भाई कि अर्ली डायग्नोसिस हम लोग अब कैसे करते हैं, देखना बात को। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस कौन कौन सी टेक्निक है जिससे कर सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला टेक्निक क्या है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। बात क्या हो रहा है आपको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर हम लोग का आया उसके बाद नेक्स्ट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या है हम लोग का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो क्या है, जो है पीसीआर। ठीक, फिर हम लोग का नेक्स्ट टेक्निक है जिसको बोलते हैं एलाइजा, मतलब एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो एलाइजा एसे सॉल्वेंट। तो बात समझो आप, इस एंजाइम लिंक्ड अमीनो अमीनो सॉल्वेंट एसे, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलाइजा। क्या बोलते हैं जिसको, एलाइजा। ठीक है, एलाइजा, एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड। तो आप समझो इसको, ये सब क्या है, ये सब है आपका अर्ली डायग्नोसिस। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये सब टेक्निक से क्या कर सकते हैं भाई, ये सब टेक्निक से हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप लोग पूछोगे कहाँ, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इस प्रोसेसेस पूरे चैप्टर पढ़े हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस में पूरा पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो इसको देख लो आप, लेक्चर को देखोगे तो। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी। ठीक, कैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वर्क करता है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे पीसीआर यूज होता है। फिर हम लोग का है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड। फिर कौन सी टेक्निक है, फिर टेक्निक को बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड। बात समझ आ रहा है आपको, जिसको बोलते हैं एलाइजा। क्या बोलते हैं जिसको, एलाइजा। तो इस टेक्निक को हम लोग नहीं पढ़े अभी तक। ठीक है, जिसको पढ़ेंगे टेंशन मत लो। तो एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट, ठीक है, इसे का इसमें इस किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, किसको ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एंटीजन
एंटीजन एंटीबायोटिक इंटरेक्शन। तो बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है ये? बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। बात समझे? तो किसके ऊपर बेस्ड है ये? बेस्ड है एंटीजन एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीजन एंटीबायोटिक इंटरेक्शन के ऊपर ये टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है एलाइजा। तो एलाइजा जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, तो किसके ऊपर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर क्या है? एलाइजा बेस्ड है। कैसे काम करता है? अगर आपको एंटीजन टेस्ट करना है, ठीक है, आपको अगर समझो, अगर आपको मतलब एंटीजन टेस्ट करना है, आपको क्या टेस्ट करना है भाई? आपको एंटीजन पता करना है, तो आप कैसे करोगे? एंटीजन पता करने से आप क्या लोगे? ठीक है, अगर आपको एंटीजन पता करना है तो आप क्या लोगे? आप लोगे एंटीबॉडीज, ठीक, एंटीबॉडीज का एक प्लेट लोगे। आप क्या लोगे? एंटीबॉडी का एक प्लेट लोगे, ठीक। एक क्या है आपका? एंटीबॉडी का प्लेट। एक क्या है आपका? एंटीबॉडी का प्लेट, ठीक है। और एंटीबॉडी में पहले से एक क्या है? एंटीबॉडी का प्लेट जो आपको मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एंटीजन टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? एंटीजन टेस्ट करना है तो आप एंटीबॉडी लोगे। एक क्या है? एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद आपका जो एंटीजन है, ठीक है, आपका जो एंटीजन है उसको आप क्या करोगे? इस सॉल्यूशन में डोगे, ठीक है। आपका एंटीजन है उस पर इस पर बैंड कराओगे। आप क्या करोगे? नेक्स्ट पहला स्टेप क्या है? अगर आपको एंटीजन टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट करना है भाई? एंटीजन। तो आप क्या लोगे? आप लोगे एंटीबॉडी। उसके बाद आप इसमें क्या करोगे? एंटीजन डालोगे, ठीक, एंटीजन ऐड करोगे। और ऐसे एंटीजन, ठीक है, ऐसे एंटीजन जो, ठीक, ऐसे एंटीजन जो बैंड कर लेंगे किसके साथ? ऐसे एंटीजन जो बैंड कर लेंगे एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। इसको सॉल्यूशन आप कौन सा सॉल्यूशन रखो? इसको आपने क्रोमोजेनिक्स, ठीक, इसको आपने क्रोमोजेनिक्स सॉल्यूशन में रखा है। तो अगर बैंड करेंगे, कौन सॉल्यूशन? इसको क्रोमोजेनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपने इसको क्रोमोजेनिक सॉल्यूशन में रखा है। तो आप बात को समझो, आपने इसको कहाँ रखा है भाई? क्रोमोजेनिक सॉल्यूशन में। जब आप इसको बैंड कराओगे, ठीक है, जब ये एंटीजन एंटीबायोटिक बैंड होगा तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंटीजन एंटीबायोटिक जब बॉन्ड, ठीक है, जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? इससे कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लू कलर। इससे क्या होगा? कलर। अगर एंटीजन एंटीबायोटिक इंटरेक्शन हुआ तो कौन सा कलर दिखेगा आपको? ब्लू कलर, ठीक। अगर एंटीजन एंटीबायोटिक का इंटरेक्शन हुआ, ठीक, एंटीजन एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबायोटिक का इंटरेक्शन हुआ तो कौन सा देखा भाई आपको? एंटीजन एंटीबायोटिक का इंटरेक्शन हुआ तो आपको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कौन सा कलर देगा? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर देगा, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी है कैसा? एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। कैसा एंटीबॉडी है? इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी को बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। क्लियर आपको हुआ? तो इस एंटीबॉडी को बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो इस एंटीबॉडी को बोलेंगे कि ये कैसा एंटीबॉडी है? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। एंजाइम लिंक्ड क्या है भाई? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। तो ये था मतलब अगर आपको एंटीजन टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप एंटीबॉडी लोगे, प्लेट, एंटीबॉडी प्लेट लोगे। अगर आपको एंटीबॉडी टेस्ट करना है तो आप एंटीजन कोटेटेड प्लेट लोगे, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट करना है तो एंटीजन कोटेटेड प्लेट, और एंटीजन टेस्ट करना है तो एंटीबॉडी कोटेटेड प्लेट। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि कैसे हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो बाय रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी, बाय पीसीआर और बाय एलाइजा से आप कैसे, ठीक है, कैसे आप क्या कर सकते हो? अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो किसी भी म्यूटेटेड जीन को, या किसी भी आप बोल सकते हो कोई भी जीन जो डिसीज आपके जीन में आ चुका है उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टेक्निक का यूज करके। एग्जाम्पल है कोरोना, जो कोरोना वायरस हुआ था, ठीक, उसको भी आप किससे करते हो? आपने सुना होगा कोरोना वायरस में आपने पीसीआर, जाओ पीसीआर टेस्ट कराओ तभी पता चला कि कोरोना है कि नहीं। तो आपने पीसीआर, तो कोरोना जब हुआ था तो पक्का सुना होगा, तो पीसीआर पढ़ चुके हैं। पीसीआर में अगर आपको, ठीक है, अगर आप सिंगल सब एक छोटा सा भी आपको वायरस आपके बॉडी में घुस गया है तो पीसीआर क्या करता है? उसको एम्पलीफिकेशन कर देता है। गलती से अगर छोटा सा भी आपके मतलब बॉडी के अंदर क्या है वायरस घुस गया है तो उसको आप कम से कम बिलियन में उसको बिलियन कॉपी बना देगा। हम लोग का पीसीआर क्या करता है? उसका पीसीआर उसको बिलियन कॉपी बना देता है। 30 मिनट में उसको क्या करता है? बिलियन कॉपी बना देता है। इसलिए कोरोना वायरस में बोलते थे कि जाओ पीसीआर करवाना बोल, क्योंकि पीसीआर से कंफर्म होता था कि उसको कोरोना वायरस है कि नहीं, कंफर्म, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में डिस्कस किए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में,
फिर पढ़े हम लोग जीन थेरेपी कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखे मोलिकुलर डायग्नोसिस, तो हर चीज़ को ऊपर डिस्कस किए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।